नमस्कार। मैं डॉक्टर सूरज लुकापुर, गोगटे उपाधि पूर्व महाविद्यालय, बेळगावी। तो छात्रों, आज के इस तीसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो हम सूखी डाली एकांकी के दूसरे दृश्य को लेकर आज आगे बढ़ते हैं। पहले दृश्य में छात्रों, जैसे हमने दादाजी के घर परिवार के बनावट का वर्णन, सदस्यों का स्वभाव आदि सब कुछ देखा। दादाजी की मेहनत, दादाजी का प्रभाव, घर के सदस्यों का व्यवहार आदि सब कुछ हमें इंदु और बेला के एक छोटी सी बात को लेकर, नौकरानी के काम करने के तरीके को लेकर झगड़े के साथ जो शुरू होती है, वो यहाँ तक आ जाती है कि बेला और इंदु के बीच में भी झगड़ा शुरू हो जाता है, जो बात बढ़ते बढ़ते बाद में बेला और परेश के बीच में झगड़े का भी कारण बनती है। तो पहले दृश्य की शुरुआत में हमने देखा था कि घर के सभी सदस्य दोपहर को खाना खाने के लिए बरामदे में इकट्ठा होते थे। तो दूसरा दृश्य वहीं से शुरू होता है। तो आइए चलते हैं दूसरे दृश्य के साथ। वही बरामदा, दाई ओर के तख्त पर बिस्तर बिछा हुआ है, दीवार के पास तकिया लगाया है। दादाजी आराम से तकिए के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं। उनका मंझला लड़का करमचंद पास बैठा उनके पांव दबा रहा है। हुक्का पीते पीते दादाजी बच्चों का बाहर आहरते में खेलते हुए देख रहे हैं। स्नान गृह के पास नलके के जल्दी जल्दी चलने और बंद होने की आवाज़ आ रही है। शायद कोई बच्चा उसे चला और बंद कर रहा है, क्योंकि करमचंद इस बात को लेकर थोड़ा सा तनाव में है। उसकी भुकुटी तन गई है। इसी के साथ दूसरे दृश्य पर पर्दा उठता है। करमचंद क्रोध से चिल्लाता हुआ नजर आता है। बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है, ज़रा तो आराम करने दो। अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम फिर शुरू हो गए। तभी दादाजी अपने बेटे को रोकते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, खेलने दो बच्चों को, बच्चे हैं। बरगद की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी है और उसे पानी दे रहे हैं। हंसते हुए कहते हैं, नहीं जानते कि पेड़ से टूटी हुई डाल जल देने से पनपती नहीं। दादाजी हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहते हैं, मैं कहा करता हूँ ना बेटा कि एक बार पेड़ से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता नहीं आएगी। और हमारा यह परिवार भी एक बरबद के इस महान पेड़ की भांति है। तभी करमचंद दादाजी की बात को अपूर्ण करते हुए कहता है, लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। दादाजी चिंताक्रांत होकर पूछते हैं, क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है? करमचंद कहता है, शायद छोटा अलग हो जाए। दादाजी फिर पूछते हैं, परेश, परेश क्यों अलग होगा, उसे क्या कष्ट है? करमचंद कहते हैं, कष्ट उसे तो नहीं, परंतु छोटी बहू को है। फिर दादाजी पूछते हैं, मुझे किसी ने अब तक बताया क्यों नहीं? यदि कोई शिकायत थी तो उसे वहीं मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोच भी यदि उस पर तत्काल दवाई न लगाई जाए तो बढ़कर बड़ा घाव बन जाती है, और वही घाव नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। करमचंद कहता है, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा ज़रूरत से कुछ ज़्यादा है। दर्प अर्थात अहंकार। मैंने मालमल के थान और रज़ाई के अबरे लाकर दिए थे सबको, याद है? और सबने तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए, और वह अपने मायके के घराने को शायद इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। इस पर दादाजी बेटे को समझाते हैं, बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं है। बड़प्पन अर्थात स्वभाव से, अनुभव से, विचारों से, मान सम्मान से लोगों को समझने और समझाने की दृष्टि से बड़ा होना। तो फिर दादाजी कहते हैं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए बेटा, और फिर घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी, लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी सारी घृणा धुंधली पड़ जाएगी।
और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव करवाई जा सकती है। ठूंठ वृक्ष अर्थात बंजर पेड़ जिस पर कभी फूल पत्ते नहीं लगते हैं उसे ठूंठ वृक्ष कहा जाता है। दादाजी उदाहरण देकर समझाते हैं, बेटा ठूंठ वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का तब तक हमारे दिलों पर नहीं जमा सकता जब तक वह अपनी शाखाओं में ऐसे ऐसे हरे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया में मन के सारे ताप को हर लेने की ताकत होती है और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर देती है। तभी भाशी बाहर से चिल्लाता हुआ कहता है, दादाजी दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा पेड़ उखाड़ दिया। मल्लू से लड़ते हुए चीख चीख कर कहता है, क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा? और बच्चे लड़ना शुरू करते हैं। दादाजी हंसते हुए कहते हैं, पेड़, बच्चे, आखिर बच्चे। ठहरो भाशी, लड़ो मत बेटा, जाना करमचंद, ज़रा उन दोनों को हटाना। तो करमचंद जैसे ही वहाँ से उठता है तभी दादाजी की नज़र ऊपर से नीचे की ओर आते हुए परेश पर पड़ती है। दादाजी तुरंत कहते हैं, आओ बेटा परेश, वह मैंने एक दो कपड़े भेजे थे तुम्हारी बहू के पास, तनिक देखना बहू ने उन्हें धोया है या नहीं। धो डाले हों तो लाओ ज़रा, फिर मैं तुमसे बात करूँगा। परेश लज्जित सा दादाजी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं लज्जित हूँ। दादाजी कहता है, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, आओ इधर मेरे पास, मैं तो तुम्हें ही बुलाने वाला था, आओ आओ इधर आकर बैठो। दादाजी हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहते हैं परेश से, मुझे करमचंद से अभी अभी पता चला कि तुम्हारी बहू को रज़ाई के अबरे और मलमल के थान पसंद नहीं आए। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीज़ें खरीदना क्या जाने। जब ही तो मैं तुमसे कहता रहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह स्वयं अपने पसंद की चीज़ें ले आएगी। परेश कहता है, जी लेकिन। तभी दादाजी कहते हैं, और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदु का दहेज तैयार करने में भी सहायता होगी। मतलब पढ़ी लिखी बहू जो आई है वो घर के कामों में, फैक्ट्री के कामों में मदद के साथ साथ इंदु को संभालेगी। परेश तभी कहता है, जी मैं भी इसीलिए आया था, आपसे बात करनी थी। दादाजी कहते हैं, हाँ हाँ कहो, झिझकते क्यों हो? परेश कहता है, जी बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा, अभी कै दिन हुए हैं उसे आए, और फिर बेटा मन लगता नहीं, लगाया जाता है। परेश फिर अपनी बात कहता है, वह मन लगाती ही नहीं। दादाजी कहते हैं, तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। वह एक बड़े घर से आई है, अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, कभी नाते रिश्तेदारों में रही नहीं, इस भीड़ भाड़ से वह घबराती होगी। यहाँ पर दादाजी का भीड़ भाड़ से तात्पर्य है घर के बहुतायत सदस्यों से। इतने कोलाहल से वह ऊब जाती होगी। कोलाहल अर्थात घर में होने वाला शोर शराबा, बच्चों की चीखें चिल्लाहटें, औरतों की बातचीत आदि सारी से हैं। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे, तुम चिंता न करो। तभी परेश दादाजी से कहता है, उसे कोई पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंझली ताई, बड़ी भाभी, मंझली भाभी, इंदु, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उसके हाथ बिक गया है, तो उसे कुछ नहीं समझाता, और इधर वह उन सब से दुखी है। कहती है, सब मेरा अपमान करती हैं, सब मेरी हंसी उड़ाती हैं, मेरा समय नष्ट करती हैं। मैं तो ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ, अपना मुझे एक भी दिखाई नहीं देता। आप मेरी माने तो, यहाँ पर मेरी माने तो में बेला अपनी मनस्थिति तथा परेश से घर से अलग होने की गुजारिश दोनों शायद करती होगी। दादाजी बात को बीच में ही काटते हुए कहते हैं, हाँ हाँ कहो, रुक क्यों गए? परेश कहता है, बात यह है कि वह आज़ादी चाहती है।
दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं। छात्रों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, पुरानी सोच और नई सोच, पुरानी धारणाएं और नई धारणाओं में ये जो 3 शब्द हैं, हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना और आज़ादी, इन तीनों का अर्थ सांदर्भिक है, अपने अपने मन मुताबिक लिया जा सकता। तो आगे बढ़ते हुए दादाजी कहते हैं, वे समझती हैं कि वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना कर सकती हैं, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझती हैं, वे अर्थात घर की अन्य स्त्रियां। तभी परेश कहता है, और वह अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है, बेला, जहां उसे कोई रोकने वाला ना हो, जहां वह स्वेच्छापूर्वक अपना जीवन बिता सके। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। मैं तो सदैव यहाँ बना न रहूँगा, कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी। उतने दिन को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दें तो शायद उसकी सारी उद्विग्नता, अन्य मनस्कता, तिलमिलाहट में उसकी यही इच्छा का जो काम करती है, अब मैं उसे कैसे समझाऊं। दादाजी परेश की गंभीर बातों को सुनकर उन बातों का अर्थ समझते हुए कुछ क्षण चुपचाप हुक्का पीते हुए सोचते हैं और फिर कहते हैं, यूँ तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें और बेला को बाग वाला मकान दे दिया जाए। वह पड़ा भी बेकार है और अभी मैं उससे किसी तरह का काम लेने का भी इरादा नहीं रखता। पर तुम जानते हो ना बेटा, मेरे जीते जी यह संभव नहीं। और फिर दादाजी कहते हैं, मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने यह वट का महान पेड़ घूम जाता है, शाखाओं से, पत्तों से, फलों फूलों से भरपूर भरा पूरा। यहाँ पर दादाजी का शाखाओं, पत्तों, फलों फूलों से अर्थ है घर के अन्य सभी सदस्य। और फिर मेरी आँखों के सामने इस महान वृक्ष की डालियाँ टूटने लगती हैं, जैसे कि अभी परेश और बेला की मन की स्थिति काम कर रही है, और वह केवल ठूंठ रह जाता है। छात्रों, इस संपूर्ण घटनाक्रम या इन वाक्यों का एक ही अर्थ है कि मिलजुल कर रहने में जो आनंद है, अकेले रहने में वो आनंद नहीं है। अकेला रहना दुख की स्थिति का निर्माण करता है, और दादाजी कभी अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ना चाहते। फिर धीमे स्वर में दादाजी कहते हैं, मैं सिहर उठता हूँ। न बेटा न, मैं अपने जीते जी यह सब न होने दूंगा। तुम चिंता न करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा। कोई उसका समय नष्ट न करेगा। ईश्वर की अपार कृपा से हमारे घर सुशिक्षित, सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान कर देंगे? तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता को मन में स्थान न दो। मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, वह अपने को परायों से घिरी अनुभव न करेगी। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। परेश, जैसी आपकी इच्छा आप उचित समझें, कहते हुए उठने को उद्यत है। दादाजी परेश से कहते हैं, और देखो, तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखे। कोई भी ऐसी बात न करो जिससे वह अपना अपमान महसूस करे। परेश चलने को रहता है। दादाजी फिर कहते हैं, और तुम उसे आज के आज साथ ले जाकर नगर से सब चीज़ें खरीद लाओ। शेष की चिंता न करो, मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालूंगा। परेश जैसे आपकी इच्छा कहते हुए चला जाता है। दादाजी सोच में मग्न हो जाते हैं। अचानक उन्हें कुछ समझ में आ गया हो, सोच में आ गया हो। वो तुरंत नौकरानी को आवाज़ देकर कहते हैं, रजवा, रजवा। तभी रजवा काम में थी तो दूर से कहती है, जी आई। दादाजी के सामने आते ही दादाजी रजवा से कहते हैं, जाओ, छोटी बहू के अतिरिक्त सबको यहाँ भेज दो। कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आएं। और सुनो, कोई न रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए ही सही अवश्य आ जाए। रजवा के जाकर बताने के बाद घर के सभी सदस्य एक एक करके दादाजी के सामने आते हैं, अपना अपना स्थान
ग्रहण करके बैठते हैं। दादाजी हुक्का पीना छोड़कर, इंदु कहाँ है, वह नहीं दिखती। तभी फिर रजवा इंदु को बुलाने जाती है। इंदु बाहर से ही कहती है, जी आई, मैं नल पर थी, कपड़े धो रही थी। छात्रों, यहाँ पर इंदु का बिना पूछे दादाजी के सामने कपड़े धोने वाली बात छेड़ना यही बताता है कि वो अभी भी बेला से नाराज़ है और जो काम दादाजी ने बेला को दिया था वो इंदु कर रही है, ये जताना चाहती है। तभी दादाजी अचानक हुक्का पीते हुए कहते हैं, मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। इतने में इंदु दादाजी से कुछ कहने के लिए उद्यत ही है। दादाजी इंदु की बात काट कर कहते हैं, इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती आई है। यह वह केवल छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया है। मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं। बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से बड़ा नहीं होता। बड़ा तो व्यक्ति बुद्धि से होता है, योग्यता से होता है। छोटी बहू भले उम्र में न सही, अक्ल में तो हम सबसे बड़ी निश्चय है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाएं। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर पे प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श लें और मैं प्रसन्न रहूँगा। यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो तो बहुत अच्छा है। उसे अनुभव ही ना होने पाए कि वह किसी दूसरे घर में है, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। फिर दादाजी आगे बढ़ते कहते हैं, बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम सब इसकी डालियां हैं। डालियों ही से पेड़ और डालियां ही छोटी हों या बड़ी हों, पेड़ की शोभा बढ़ाती हैं, उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए, अलग हो जाए। तुम सदैव मेरा कहना मानते रहे हो। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया इसके आगे कि किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई या फिर उसका समय नष्ट किया, तो मेरा इस घर से कोई नाता नहीं रहेगा। अब तुम सब जा सकते हो। तो दादाजी के गुस्से, दादाजी के इन शब्दों को सुनकर घर के सभी सदस्य सख्ते में पड़ते हैं। सब धीरे धीरे जाने लगते हैं। तभी दाता बीच में इंदु और मंझली बहू को रोकते हैं, कहते हैं, इंदु बेटा और मंझली बहू, तुम ज़रा बैठो। मंझली बहू, तुम अपनी हंसी को उन्हीं लोगों तक सीमित रखो बेटा जो उसे सहन कर सके। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वे पूर्णतः घर का अंग न बन जाएं। और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती है, सुशिक्षित है, सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ाई झगड़ने से अच्छा है कि उसका आदर करना सीख, उससे ज्ञानार्जन करना सीख। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेष करके सावधान रहने का आदेश करता हूँ। अब तुम जाओ और देखो मुझे शिकायत का अवसर न मिले। दादाजी दुख के वातावरण में आते हुए कहते हैं, यही मेरी आकांक्षा है कि सभी डालियाँ साथ साथ बढ़ें, फले फूलें, जीवन की सुखद शीतल वायु के परस से झूमें और सरसाएं। पेड़ से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सिहरा देती। जाते जाते इंदु दादाजी से कहती, हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर न मिलेगा। फिर दोनों मिलकर चली जाती। जैसे इंदु और मंझली चली जाती हैं, बाहर से भाशी, मल्लू, जगदीश, इनके खेलने की आवाज़
सुनाई देती हैं तो दादाजी उन्हें पुकारते हैं, भाशी, मल्लू, जगदीश, बेटा इधर आओ, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं, बरगद के पेड़ और उसके बच्चों की कहानी। भाशी दरवाजे से झांक कर दादाजी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते, हर बार वही कहानी, एक था बरगद का पेड़। तभी मल्लू फिर से कहता है, दादाजी चंदा राजा और तारा रानी की सुनाओ तो आए, हर बार वही कहानी। नकल उतारते हुए कहता है, एक था बरगद का पेड़। दादाजी इस पर हंसते हंसते उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, हाँ यही कहानी तो है जो कुटुंब का निर्माण करती है, समाज का निर्माण करती है, राष्ट्र का निर्माण करती है। यही तो जीवन का सदृढ़, विशाल और महान बनाती है। दादाजी फिर हुक्के के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरे दृश्य पर पर्दा गिरता। तो छात्रों, दूसरे दृश्य के अंतर्गत अगर हम सारांश रूप में देखना चाहें तो दादाजी का अपने परिवार के सदस्यों पर जो प्रभुत्व है, दादाजी किस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों को समझते हैं, जानते हैं, उन्हें समझाने की क्षमता रखते हैं, इसका उदाहरण लेखक यहाँ पर देते हैं। तो आशा है अब तक की कहानी आप लोगों के समझ में आ गई है और आप प्रश्नोत्तरों को लेकर भी तैयारी कर रहे होंगे। अगर कोई असुविधा या दुविधा आती है तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, आपके संशयों का समाधान दिया जाएगा। तीसरा दृश्य लेकर अगले सत्र में हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।